I had seen you on the way, I would have stopped my car. This is the third condition. यदि मैंने तुमको रास्ते में देखा होता तो मैंने अपनी कार रोक ली होती। इसको हम इफ को रिमूव करके इफ की जगह पर हैड का यूज करके भी हम इसका यूज कर सकते हैं। हैड आई सीन यू ऑन द वे, आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। हेलो व्यूअर्स, जैसा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दिस इज कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ डे टू डे लाइफ में बोलने के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विभिन्न बोर्ड परीक्षाओं के साथ साथ ग्रेजुएशन की विभिन्न परीक्षाओं में भी कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज बेस्ड पूछे जाते हैं। कंडीशनल सेंटेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, विशेष करके पीजीटी, टीजीटी, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से भी पुट अप किए जाते हैं। इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि कंडीशनल सेंटेंस हम कैसे बनाएं और इनमें कौन से कंजंक्शंस का हम यूज करते हैं और उन कंजंक्शंस का किस प्रकार से उनका यूज करेंगे, तो सारी चीज़ हम डिटेल से जानेंगे। सो इन कंडीशनल्स के इस पूरे वीडियो को आप जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कंडीशनल सेंटेंस को हिंदी में शर्त बताने वाले सेंटेंस कहा जाता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस बनाने के लिए दो क्लॉजेस का यूज किया जाता है। ये दोनों क्लॉजेस को हमने सिंथेसिस के एक टॉपिक में, जिसमें कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और सिंपल सेंटेंस बनाने के संबंध में डिस्कशन किया था। सो दिस इज one clause, that is principal clause. Second one is that is subordinate clause. So इस प्रकार से आप जान गए होंगे कि कंडीशनल सेंटेंस एक प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कंडीशनल सेंटेंस। दो प्रकार के क्लॉजेस को मिलाकर के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी कंडीशनल सेंटेंस बनता है। कैसे बनाते हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा और समझ लें। दिस सबऑर्डिनेट क्लॉज जनरली स्टार्ट्स विद conjunction if, unless, until, in case, when, before, after, and but for. These are the conjunctions, they are very very important. So conditional sentence, as I have described over here, this is generally four types. कंडीशनल सेंटेंस हम चार प्रकार से बनाएंगे। द वेरी फर्स्ट कंडीशन, दैट इज दोनों क्लॉजेस होंगे। तो पहला जो क्लॉज होगा जिसमें इफ, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और दूसरा जो क्लॉज होगा उसमें सब्जेक्ट, विल या सेल, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस कंडीशन के साथ पहली कंडीशनल क्लॉज को हम बनाएंगे। एक एग्जांपल के साथ उसको समझने की कोशिश करेंगे। जनरली ऐसे क्लॉज में हिंदी के वाक्यों हम देखेंगे तो दोनों ही सेंटेंस हमको, दोनों ही क्लॉज फ्यूचर में दिखाई पड़ते हैं। यानी हिंदी में बोलते हैं तो फ्यूचर टेंस की तरह गा, गी, गे, इस प्रकार से अर्थ उसका निकलता है। एक एग्जांपल से यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। तो इफ क्लॉज को आपने देखा होगा कि प्रेजेंट टेंस में हमने बनाया है, दूसरे क्लॉज को हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाया है। देखते हैं इसका और क्या शॉर्ट तरीका अपना सकते हैं।
यहाँ हम देख रहे हैं कि इफ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस एंड अदर क्लॉज इन फ्यूचर सिंपल टेंस। तो द वेरी फर्स्ट कंडीशन इज, ये इफ क्लॉज को हम प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे तो दूसरा क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा, जबकि हिंदी में जब हम देखेंगे तो दोनों ही क्लॉज फ्यूचर में ही प्रतीत होते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। जहाँ इफ है और इफ वाला क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है तो निश्चित ही दूसरा क्लॉज फ्यूचर के सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। इसके बाद हम दूसरे क्लॉज को भी देख लेते हैं, दूसरी कंडीशन को भी जान लेते हैं। यह कुछ और एग्जांपल मैंने देखे हैं और एग्जांपल मैं यहाँ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। कंडीशनल के पहले कंडीशन के साथ एक नेगेटिव सेंटेंस को आप देखेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे हम बनाएंगे, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट गेट सक्सेस। या अगेन हम देख रहे हैं इफ वाला क्लॉज ये सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और दूसरा क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, दोनों ही नेगेटिव है। इफ क्लॉज भी नेगेटिव है और दूसरा क्लॉज भी नेगेटिव है। इस कंडीशन के साथ हम यहाँ इफ के स्थान पर अनलेस यूज करके भी सेंटेंस को कंडीशनल बना सकते हैं। सो अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट गेट सक्सेस। जब दोनों ही सेंटेंस, दोनों ही क्लॉज नेगेटिव में होंगे तो फिर हम इफ के स्थान पर अनलेस का यूज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अनलेस का मीनिंग इफ नॉट इक्वल टू अनलेस, जहां इफ नॉट का यूज होगा वहां हम अनलेस का यूज कर सकते हैं, अर्थात दोनों सेंटेंस नेगेटिव होंगे। नेक्स्ट कंडीशन इज इफ वाले क्लॉज को सब्जेक्ट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, दूसरा क्लॉज सब्जेक्ट वुड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस कंडीशन के साथ दूसरा कंडीशनल सेंटेंस बनाएंगे। यहाँ भी हम देखेंगे हिंदी में बोलते समय दोनों ही सेंटेंस फ्यूचर में ही प्रतीत होंगे, लेकिन इफ वाले सेंटेंस को, इफ वाले क्लॉज को पास्ट टेंस में बनाते हैं। अगेन द कंडीशन इज सेम, इफ क्लॉज इन पास्ट टेंस and other clause in future past। फ्यूचर पास्ट मीन्स बिल सेल की जगह पर हम वुड लगाएंगे। एग्जाम्पल से जानने की कोशिश करेंगे। इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड यू वुड गेट सक्सेस। यहाँ हम देखेंगे कि इफ वाले क्लॉज को पास्ट में यूज किया है तो दूसरे वाले क्लॉज में बिल सेल की जगह पर हमने वुड का यूज किया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में एरर डिटेक्ट करने के लिए इफ को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिया जाएगा जैसा कि इसमें दिया गया है, तो दूसरे वाले क्लॉज में वुड की जगह पर बिल लगा दिया जाएगा। हमको समझना है कि यह इफ वाला क्लॉज पास्ट टेंस में है तो दूसरा वाला क्लॉज फ्यूचर पास्ट में ही यूज होगा। एक और एग्जांपल को देखेंगे। इफ यू डिड नॉट वर्क हार्ड यू वुड नॉट गेट सक्सेस। दिस इज ऑल्सो करेक्ट वन, क्योंकि इफ वाले क्लॉज को हमने देखा डिड नॉट का यूज हुआ है। डिड नॉट का यूज होने का मतलब ये पास्ट टेंस है। जब ये पास्ट है तो दूसरे क्लॉज में हम विल की जगह पर वुड का यूज करेंगे। दिस इज द इम्पोर्टेंट फैक्ट। और दोनों ही क्लॉज आप देख रहे हैं नेगेटिव हैं। इफ वाले क्लॉज में डिड नॉट का यूज हुआ है, दूसरे वाले क्लॉज में वुड नॉट का यूज हुआ है। जब दोनों ही क्लॉज नेगेटिव हो तो अगेन इफ के स्थान पर हम अनलेस का यूज करके भी सेंटेंस को बना सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे। unless you work hard unless you work hard you would not
गेट सक्सेस। तो अब इफ नॉट की जगह पर हमने अनलेस का यूज कर दिया है, तो इस प्रकार से भी हम क्लॉज को बना सकते हैं। तो आई होप सेकंड कंडीशन भी आप अच्छे से समझ गए हैं। आगे चलते हैं तीसरी कंडीशन के बारे में, देखते हैं कि तीसरी कंडीशन में किस प्रकार से हम कंडीशनल बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का, किस पैटर्न का यूज करेंगे। तीसरी कंडीशन, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज मैं और बता दूं व्यूअर्स, जब मैं ये तीनों कंडीशन, जैसे मैंने अभी कंडीशनल के बारे में बताया, मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद ये एक्सरसाइज भी मैं कराऊंगा। ये एक्सरसाइज विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने तैयार की है। साथ ही साथ यदि आप इस इंग्लिश स्पीकिंग भी सीख रहे हो तो भी ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, अतः पूरा वीडियो जरूर देखें। प्रत्येक लाइन, प्रत्येक सेंटेंस एक डिफरेंट तरीके का और नई कंडीशन के साथ है। तो आप देख रहे हैं तीसरी कंडीशन में हमको क्या करना है। तीसरी कंडीशन में इफ सब्जेक्ट देन हेड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। दूसरे क्लॉज को हम देखेंगे सब्जेक्ट वुड हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। सो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। इफ क्लॉज को हमने पास्ट परफेक्ट में यूज किया है, या आप देख सकते हैं हेड लिखा है और हेड के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो दूसरे क्लॉज को भी उसी के अनुसार वुड हैव के रूप में यूज करेंगे, वुड हैव इसमें लगाएंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस एरर फाइंड आउट करने के लिए दिए जाते हैं, तो इफ वाले क्लॉज में पास्ट परफेक्ट के रूप में दिया जाता है। दूसरी तरफ वुड हैव की जगह पर केवल वुड लगा करके या कुछ और लगा करके छोड़ दिया जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि इसकी जो सीक्वेंस है, इसका जो पैटर्न है, वो इसी प्रकार से यूज करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इस वाली कंडीशन के साथ हम इफ के स्थान पर हेड को भी सबसे आगे लगा सकते हैं, और ये पैटर्न होगा इफ की जगह पर हेड लगा करके हेड, देन सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। उसके बाद दूसरी क्लॉज को शुरू हो जाएगा दैट इज सब्जेक्ट, उसके बाद वुड हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। यानी इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं, इफ से भी बना सकते हैं और इफ की जगह पर हेल्पिंग वर्ब हेड का भी यूज कर सकते हैं, और इसका भी अर्थ वही है जो इफ का अर्थ होता है। इसका एक और शॉर्ट तरीके से हम समझ सकते हैं, इफ क्लॉज इन पास्ट परफेक्ट टेंस, देन अदर क्लॉज फ्यूचर पास्ट परफेक्ट टेंस, इट मीन्स वुड हैव। एक एग्जांपल से इसको क्लियर करेंगे। एग्जांपल इज देयर, इफ आई हैड seen you on the way, I would have stopped my car. This is the third condition. यदि मैंने तुमको रास्ते में देखा होता तो मैंने अपनी कार रोक ली होती। इसको हम इफ को रिमूव करके इफ की जगह पर हैड का यूज करके भी हम इसका यूज कर सकते हैं। हैड आई सीन यू ऑन द वे, I would have stopped my car. So स्टूडेंट्स, आप समझ रहे होंगे कि कंडीशनल सेंटेंस केवल कंडीशनल की तरह से इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन में भी इनका हम यूज कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे चौथी कंडीशन। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कंडीशन। सो फोर्थ कंडीशन इज देयर। सबसे पहले इफ क्लॉज के साथ होगा इफ सब्जेक्ट, उसके साथ वर्ब, देन नाउन। दूसरे क्लॉज स्टार्ट होगा सब्जेक्ट, वुड, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इस वाली कंडीशन के साथ हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब का यूज करेंगे। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर ही क्यों ना हो, लेकिन हमेशा बर का इस्तेमाल करेंगे, बर ही यूज करते हैं। और चूंकि बर लगाने का मतलब पास्ट टेंस हो जाता है, अतः उधर दूसरे क्लॉज में
विल की जगह पर हम वुड का यूज करेंगे। इस प्रकार से इसको और शॉर्ट तरीके से देख सकते हैं। इफ क्लॉज इन सिंपल पास्ट टेंस, अदर क्लॉज इन सिंपल फ्यूचर पास्ट। एक एग्जांपल से देखेंगे। इफ आई वर ए मिनिस्टर, आई वुड डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स टू ऑल पीपल। काश मैं एक मंत्री होता तो मैं सभी लोगों को मिठाइयाँ बांटता। इस प्रकार की कंडीशन है। इसको इमेजिनरी कंडीशन भी कहते हैं, जो काल्पनिक घटनाओं पर आधारित होती है। एक एग्जांपल और दूसरा देख सकते हैं। इफ आई वर ए बर्ड, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। यहाँ हम देखेंगे, यहाँ इफ के साथ आई सब्जेक्ट है। यस, इफ आई वर ए बर्ड, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। यदि मैं एक चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता। इस प्रकार से हमने देखा कि कंडीशनल सेंटेंस की 4 कंडीशन। अगेन इन शॉर्ट आई वुड लाइक टू रिवाइज। 4 कंडीशन कौन सी है? एक इफ क्लॉज जो कि प्रेजेंट टेंस में होगा, तो दूसरा वाला क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। दूसरी कंडीशन, इफ क्लॉज सिंपल पास्ट टेंस में होगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा, तो दूसरा क्लॉज फ्यूचर पास्ट टेंस में होगा, यानी वहां विल की जगह पर हम वुड का यूज करेंगे। तीसरी कंडीशन, इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा तो दूसरा क्लॉज फ्यूचर पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, इन वुड हैव प्लस मीन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। चौथी कंडीशन जो कि इमेजिनरी कंडीशन है, काल्पनिक होती है, इसमें इफ क्लॉज सिंपल पास्ट में होगा, इफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन होगा। तो दूसरा क्लॉज सिंपल फ्यूचर पास्ट टेंस में होगा, यानी वुड लगाएंगे हम। इस प्रकार से हमने चारों कंडीशन को बारी बारी से डिस्कस किया है। अब इन कंडीशनल सेंटेंस पर बेस्ड विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, आगामी बोर्ड परीक्षाओं में किस प्रकार के क्वेश्चंस संभावित होंगे, आइए उनको भी बारी बारी से डिस्कस करते हैं और उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दिस इज एक्सरसाइज बेस्ड ऑन कंडीशनल सेंटेंस। तो पहले सेंटेंस को आप देखेंगे, इफ शी विल वर्क हार्ड, शी विल श्योरली क्लियर द एग्जाम्स। इस वाले सेंटेंस में आप एरर डिटेक्ट करेंगे, क्या गलती सेंटेंस में है। आई थिंक आपने गलती को पता लगा लिया होगा, एरर को छांट लिया होगा। पहले वाले नंबर हम देखेंगे, इफ शी विल वर्क हार्ड, सो दिस इज एरर पॉइंट विल। वेरी फर्स्ट कंडीशन हमने देखा कि पहला इफ वाला क्लॉज प्रेजेंट टेंस में होगा, दूसरा वाला क्लॉज सिंपल फ्यूचर में होगा जिसमें विल का यूज करेंगे। तो दूसरा क्लॉज शुरू होता है, सी विल श्योरली क्लियर द एग्जाम, और पहला क्लॉज दैट इज इफ क्लॉज, इफ सी वर्क्स हार्ड, दिस इज द करेक्ट। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन, दिस इज ए। एरर किस पार्ट में हमने देखा? ए वाले पार्ट में देखा। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन दैट इज ए। इस प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, बिफोर the teacher come you, before the teacher will come you should better complete your test. This is second question. So आप देख ही रहे होंगे यहाँ बिफोर का यूज इफ की तरह किया गया है, यानी इफ की जगह पर बिफोर का यूज करके हमने सेंटेंस को बनाया है। तो कंडीशन द सेम। अगेन यहाँ बिल का यूज किया गया है, दिस इज एरर। यहाँ बिल का यूज नहीं करना है। तो इस प्रकार से एरर, इसका जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, दिस इज ए। एरर किस पार्ट में? ए वाले पार्ट में एरर है। बिफोर द टीचर कम्स, यू शुड बेटर
complete your test. Should better, had better, would rather, इस पर बेस्ड भी मैंने वीडियो बनाया है जिसमें इनका यूज कैसे करते हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगला क्वेश्चन दैट इज 13, this is the third one. We will come to know the winner after the result is declared. आप यहाँ देख रहे होंगे आफ्टर का यूज इफ की तरह किया है। दिस इज अगेन कंडीशनल। आफ्टर वाला क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, तो दूसरा सेंटेंस दूसरा क्लॉज फ्यूचर में होगा। यहाँ विल का यूज हुआ है, so this is correct one. The complete sentence is correct, no error is here. So answer to this given question, this is D. It means no error is here. Again question number question number fourth, third we have discussed. Question number 4, you see, until the bus will not get signal, it will not leave the station. This is a question. Until का यूज जैसा कि शुरुआत में हमने डिस्कस किया था कि until, unless, if, in case, but for, suppose, ये सारे वर्ड्स कंडीशनल सेंटेंस में यूज होते हैं। तो until का प्रयोग भी हमने if की तरह किया है। तो ये वाला जो क्लॉज है इसमें will नहीं आती। दिस इज द इम्पोर्टेंट फैक्ट। कंडीशनल क्लॉज में जिसमें if, whether, if, unless, until या जो भी मैंने भी कंजंक्शन बताए उनके साथ कभी will, would, shall, should का यूज नहीं करते। तो दिस इज द एरर वन। until the bus will not get signal की जगह पर will को रिमूव कर देंगे, until the bus get signal। not will नहीं लगाएंगे क्योंकि until अपने आप में नेगेटिव है। both the things you must remove। will not को हटा देंगे, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। so answer to this given question, this is A। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। she had money, she will have lent it to me। यहाँ आप बिल्कुल ही कंफ्यूज हो गए होंगे। आपने समझा होगा कि इफ वाला क्लॉज पास्ट परफेक्ट में है। यदि आप ऐसा समझते हैं तो दिस इज रॉन्ग वन। हैड का प्रयोग यहाँ मेन वर्ब के रूप में किया गया है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं किया गया है। यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूं, हैज, हैव का प्रयोग आपने जरूर सीखा होगा। तो हैव की तरफ सेकंड फॉर्म हैड होती है, तो इस प्रकार से ये हैज, हैव का प्रयोग हुआ है। तो हैड सेकंड फॉर्म यानी पास्ट का टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो दूसरी वाले क्लॉज में हमको वुड लगाना है, ओनली वुड, विल हैव नहीं लगाना है, ओनली वुड। तो इस प्रकार से एरर पार्ट दैट इज एरर इज बी। सो करेक्ट आंसर टू दिस गिवन क्वेश्चन, दिस इज द बी। आई होप यू नो वेरी वेल। यदि आपको फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन को देखेंगे। इफ आई वाज यू, आई वुड नॉट टॉलरेट हर फॉर ए मोमेंट। तो आप तुरंत ही समझ गए होंगे ये फोर्थ कंडीशन है। या इफ वाले क्लॉज में वाज नहीं, वर का यूज किया जाना है। ये काल्पनिक एक कंडीशन काल्पनिक पूरी कल्पना होती है, तो इस प्रकार से हम वाज की जगह वर का यूज करेंगे। सो एरर टू दिस क्वेश्चन, राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, दिस इज ए। अगेन क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में आप देखेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट्स विद सपोज। सपोज ही डजंट अटेंड द मीटिंग, व्हाट कुड वी डू? दिस इज द क्वेश्चन। सो आप जान गए होंगे सपोज का प्रयोग भी हम कंडीशनल सेंटेंस बनाने में करते हैं और इफ की तरह करते हैं।
इट मीन्स सपोज वाला जो क्लॉज है वो प्रेजेंट टेंस में दिया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो दूसरे सेंटेंस को हम फ्यूचर टेंस में या कोई मॉडल का यूज करेंगे तो मॉडल का भी प्रेजेंट फॉर्म यूज करेंगे। तो यहाँ हमको कुड ना यूज करके कुड की जगह पर कैन का यूज करना है। सो करेक्ट आंसर, इस सेंटेंस का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट पार्ट है, दैट इज सी। सी, that is the correct one. Next question, that is 8. Again you see, supposing if he doesn't reach the examination center in time, what will his teacher do? इसमें हमको एरर डिटेक्ट करना है। I think you come to the right answer. Yes, the right answer to this given question, this is A. Why? A क्यों सही होगा? क्योंकि हमने देखा था कि कंडीशनल सेंटेंस बनाने के लिए इफ, इन केस, सपोज इनका यूज करते हैं, तो ये हम दोनों का एक साथ यूज नहीं करेंगे। सपोज और इफ दोनों का यूज एक साथ नहीं करेंगे, या तो सपोजिंग का यूज करेंगे या इफ का करेंगे। तो इन दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे, तो रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, दिस इज द करेक्ट वन। तो या तो सपोज लगा के सपोज ही डजंट रीच द एग्जामिनेशन सेंटर ऐसे सही करेंगे, या इफ लगा करके सही करेंगे, दोनों को एक साथ यूज नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। इफ यू सॉ अ गोस्ट, व्हाट will your reaction be? यस, ये क्वेश्चन आपने इसमें से करेक्ट पार्ट ढूंढ लिया होगा। व्हाट द एक्चुअली एरर वन, यू विल हैव टू कम देयर। एरर पार्ट को आपने छांट लिया होगा। इफ यू सॉ, इन इफ वाला क्लॉज पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दिस इज द सेकंड कंडीशन। अदर वन, यहाँ बिल की जगह वुड का यूज होना चाहिए, दिस इज द करेक्ट वन। तो राइट आंसर टू द गिवन क्वेश्चन, दैट इज सी। करेक्ट आंसर सी होगा, क्योंकि सी वाले पार्ट में ही एरर है, बिल की जगह वुड का यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। इफ आई हैड टू, I would have given one to you. I think इसका आंसर आपने गेस कर लिया होगा। इफ वाला क्लॉज जिसमें हेड का यूज हुआ है, मोस्ट ऑफ यू गेट कंफ्यूज्ड। आप सोच रहे होंगे ये तो थर्ड वाली कंडीशन है जिसमें इफ वाले क्लॉज को पास्ट परफेक्ट में यूज करते हैं, तो आप गलती कर रहे होंगे। अगेन इफ वाला क्लॉज जो है जिसमें हेड का यूज किया गया है, या हेड को मेन वर्ब के रूप में यूज किया गया है, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ हैव। तो ये हम सेकंड कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये दिस इज द सेकंड कंडीशन। सो दूसरी जो क्लॉज है उसमें वुड हैव का यूज हुआ, दैट इज रॉन्ग। यहाँ केवल हमको हेड का यूज करना है, हैव का यूज नहीं करना। इस प्रकार से करेक्ट आंसर टू दिस गिवन क्वेश्चन, दैट इज बी। क्वेश्चन नंबर 11 को हम देखें। इफ बी विल हीट कैम्फर, इट टर्न्स टू वेपर। अगेन द सेम कंडीशन। इफ वाले क्लॉज में कभी बिल सेल का यूज नहीं करते, तो एरर टू दिस गिवन क्वेश्चन, दैट इज बिल। यानी किस पार्ट में गलती है, तो दिस इज ए। तो राइट आंसर टू दिस गिवन क्वेश्चन, दैट इज ए। इस प्रकार से देखें 12वां क्वेश्चन क्या कहता है। 12वां क्वेश्चन बताता है कि सपोज इफ यू आर लेट, you will not be allowed to enter the examination hall. I think after reading this sentence, you come to the error one. Which part is
is erroneous, you will see. So इसमें किस वाले पार्ट में एरर है आपने समझ लिया होगा, बिल्कुल ठीक. दिस इज द आंसर ए. ए आंसर द करेक्ट. ए सही क्यों है? क्योंकि अगेन सपोज और इफ का प्रयोग एक साथ हुआ है. इनकी दोनों की आवश्यकता एक साथ नहीं होती. या तो सपोज या तो इफ, दोनों में से किसी एक का यूज करके हम सेंटेंस को सही बनाते हैं. सो एरर पार्ट दैट इज ए. If I talk about question number 13, you see there, unless he will not understand the importance of the project, he will not work sincerely. This is the question. So it's a very easy one. I think you come to the right answer. So error part that is A. Again I will say this is A. अब डिस्कस कर लेते हैं ए इसका सही क्यों है. क्योंकि अनलेस के साथ नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है. साथ ही साथ अनलेस का यूज इफ के स्थान पर हुआ तो बिल लगाने की भी जरूरत नहीं है. तो बिल नॉट को अगर हम रिमूव कर दें तो आंसर वुड बी द करेक्ट वन. अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 इट सेज इफ ही ट्राइड अगेन he can win the race with decent margin. यह हम देखेंगे इफ वाला क्लॉज पास्ट टेंस में है जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ट्राइड का यूज किया गया है. तो यहाँ हमको सेकंड कंडीशन को ध्यान रखते हुए यूज करना है. सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग दूसरे वाले क्लॉज में वुड का यूज करना चाहिए था. यदि कोई मॉडल यूज हुआ तो उसका सेकंड फॉर्म इन इट मींस कैन की जगह पर कुड का यूज करना है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ही कुड विन द रेस. तो इसमें एरर पार्ट है दैट इज ए, सॉरी बी. बी में एरर है तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा. सो करेक्ट आंसर टू दिस गिवन क्वेश्चन दैट इज बी. इफ आई टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 15, इट सेज आई विल वेट फॉर unless she comes. अब आप देख ही रहे होंगे unless she comes, this is the conditional. yes. दूसरा क्या, दूसरा सेंटेंस I will wait for her. so I suppose you know well this is the correct one. no error is there. इसमें कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है. it means correct answer to this given question that is D. D is the correct answer. Next question, this is 16. If I were you, I would never talk to him. I think this is, you conclude which part is erroneous. आपने पता लगा लिया होगा इसमें क्या गलती है. बिल्कुल सही. इस वाले सेंटेंस में कोई गलती नहीं है. नो एरर इज देयर. सो करेक्ट आंसर टू दिस गिवन क्वेश्चन दैट इज डी. अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इस वाले सेंटेंस में कौन सी कंडीशन का हमने यूज किया है. कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3 या फिर कंडीशन नंबर 4. अब मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर देंगे. कुछ और क्वेश्चंस उनको भी जरा देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 इसमें बताया गया है इफ I were the richest person of India, I will work hard for the welfare of the poor people. यहाँ हमको यस, यहाँ हमको कंजंक्शन इफ का यूज करना है. If I were the richest person of India, I will work for the welfare of the poor people. तो if बाय मिस्टेक से छूट गया है तो इसको हम पढ़ेंगे इफ आई वर द रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया आई विल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर देन दिस वुड बी करेक्ट वन. इसमें कोई भी एरर पार्ट नहीं होगा.
तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन दैट इज ऑप्शन डी। इफ मिसप्रिंट हुआ है तो इफ आई वर द रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया, इस प्रकार का सेंटेंस रीड करेंगे। लेकिन गलती क्या होगी, यहाँ गलती हमको देखनी है। अगेन इसमें जो एरर पार्ट है आप देख रहे होंगे, दिस इज बिल। करना क्या चाहिए था हमको, वुड का यूज करना चाहिए, बिल का यूज हुआ। तो करेक्ट आंसर टू दिस गिवन क्वेश्चन दिस इज बी। डी नहीं होगा, आंसर होगा बी। क्वेश्चन 18 को हम देखें। इफ ही वुड हैव कम टू मी आई वुड हैव गिवन हिम द मनी ही नीडेड। आपने कंक्लूड कर लिया होगा यह वुड हैव का यूज नहीं करना, ये तीसरी कंडीशन का यूज हुआ है, यह यूज करना हैड का। क्योंकि दूसरी वाली कंडीशन वुड हैव का यूज हुआ है, दूसरी वाले क्लॉज में वुड हैव का यूज हुआ है, तो इफ वाले क्लॉज में हैड का यूज किया जाता है, कंडीशन नंबर थर्ड। इस प्रकार से एरर इन द पार्ट दैट इज ए वाले पार्ट में एरर है, तो करेक्ट आंसर टू दिस गिवन क्वेश्चन दैट इज ए। इसी प्रकार से हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 19। इफ ही वर्कड he can get the job in time. So you know well this is the second one condition। if वाले क्लॉज में हमने देखा सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, तो दूसरे वाले क्लॉज में या तो वुड का यूज होगा, और यदि कोई मॉडल है तो उसका सेकंड फॉर्म कैन का सेकंड मीन्स कुड का यूज होगा। सो एरर इन द गिवन क्वेश्चन दैट इज बी। The correct answer to the given question that is B. Question number 20, the last one in this video. You will see, if I was a rock star, I would visit every country of the world. So error किस पार्ट में है? I think up to now you must know. अब तक आप ठीक से समझ चुके होंगे कि कंडीशनल के अकॉर्डिंग इसमें क्या गलती है। दिस इज द फोर्थ कंडीशन, एंड फोर्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग ये हमको वाज की जगह वर का यूज करना चाहिए। तो इफ आई वर अ रॉक स्टार, यहां हमको वर का यूज करना है। इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ए, क्योंकि इसी पार्ट में गलती है। सो व्यूअर्स, आपने ठीक से कंडीशनल सेंटेंस के बारे में जाना। कंडीशनल सेंटेंस की कितनी शर्तें हैं, कितनी कंडीशन, उनके बारे में हमने डिटेल से डिस्कशन किया और उनको एक स्ट्रक्चर के रूप में नोट डाउन भी किया। उसके बाद एक एक्सरसाइज को भी हमने टैकल किया है, एक्सरसाइज को भी हल करके देखा, जो विभिन्न परीक्षाओं में या तो क्वेश्चन पर बेस्ड आ चुके हैं या आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो संभावित है आ सकते हैं। सो आई थिंक दिस वीडियो इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। यदि आपको लगता है कि मेरा एफर्ट आपके लिए यूजफुल है तो इसको जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब करें। So stay motivated, keep learning. Thank you for watching.